नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। हमारी पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। और पिछले भाग में यानी इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने कुछ संकल्पनाओं, कुछ शब्दावलियों के महत्व के बारे में जाना था और इनकी चर्चा शुरू की थी। आज इस दूसरे भाग में हम एक महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा करने जा रहे हैं, वो है सामाजिक समूह एवं समाज। तो चलिए बात करते हैं सामाजिक समूहों की। कैसे समाज के संदर्भ में सामाजिक समूहों की समाजशास्त्रियों द्वारा व्याख्या की जाती है। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। तो ये बात तो आप अब तक जान ही चुके हैं कि समाजशास्त्र जो विषय है वो मानव के सामाजिक जीवन का ही अध्ययन है। मानवीय जीवन की एक पारिभाषिक विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है। तो यदि हम मानव के जीवन की, मनुष्य के जीवन की चर्चा करें तो इसकी एक खास विशेषता, पारिभाषिक विशेषता यही है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करते रहते हैं, यानी सभी मनुष्यों के मध्य किसी न किसी रूप में परस्पर अंतःक्रिया चलती रहती है। वे संवाद करते हैं और साथ के साथ ही सामाजिक सामूहिकता का निर्माण भी करते हैं। समाजशास्त्र का तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण दो स्पष्ट अहानिकारक तथ्यों को सामने लाता है। तो समाजशास्त्र विषय का तुलनात्मक और ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है वो दो तथ्यों को स्पष्ट करता है। ये जो दो तथ्य हैं ये अहानिकारक हैं, यानी किसी प्रकार की हानि इनसे नहीं होती। ऐसे दो तथ्यों को ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमारे समक्ष रखता है। पहला यह है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह प्राचीन या सामंतीय अथवा आधुनिक हो, यदि हम किसी भी समाज की बात करें, प्रत्येक समाज, भले ही वो प्राचीन समाज हो, भले ही सामंतीय समाज हो, भले ही आधुनिक समाज हो, एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन हो, या हम यदि क्षेत्र की दृष्टि से देखें, भले ही एशियन हो, भले ही यूरोपियन हो या अफ्रीकन हो, मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान रहती हैं। तो पहला तथ्य जो इस ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से पता चलता है वो यही है कि कैसा भी समाज हो, किसी भी आधार पर हम अंतर देखें, भले प्राचीन हो, भले आधुनिक हो, या क्षेत्र के आधार पर हम विभिन्न समाजों को देखें कि दुनिया के, विश्व के किसी भी क्षेत्र का समाज हो, एशियन हो, यूरोपियन हो या अफ्रीकन हो, उन सभी समाजों में मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान रहती हैं या पाई जाती हैं। दूसरा यह है कि विभिन्न समाजों में समूहों और सामूहिकताओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। दूसरी खास बात या दूसरा तथ्य जो है वो यह है कि इन सभी अलग अलग समाजों में जो समूह हैं वो होते तो हैं, लेकिन समूह और सामूहिकताओं के जो प्रकार हैं ये प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह आवश्यकता नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों का इकट्ठा होना एक सामाजिक समूह बनाए। तो यहाँ हमें याद रखना है कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है कि लोग अगर इकट्ठे हैं या किसी भी कारण से लोगों का इकट्ठा होना एक समूह का निर्माण करेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। तो ये जो लोग एक समय पर एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं या एकत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समुच्चय। तो लोगों का जमावड़ा यानी लोगों का एक विशेष कारण या स्थिति में एकत्रित हो जाना समुच्चय कहलाता है, उसे हम समूह नहीं कहते हैं। एक रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे या बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री या सिनेमा दर्शक समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हमने ये अक्सर देखा है कि रेलवे स्टेशन पर लोग अपनी अपनी रेल का इंतज़ार करते हैं, हवाई अड्डे पर अपनी यात्रा के लिए इंतज़ार करते हैं, बस स्टॉप पर इंतज़ार करते हैं, या किसी सिनेमा हॉल की हम बात करें वहाँ लोग अपने अंदर जाने का इंतज़ार करते हैं। तो ये सभी जो लोग हैं जो एक विशेष समय पर, विशेष स्थान पर
एकत्रित होते हैं वे समुच्चय का ही उदाहरण देते हैं। समुच्चय को अक्सर अर्ध समूहों का नाम दिया जाता है। तो समुच्चयों को एक दूसरा नाम दिया जाता है, वो है अर्ध समूह। एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। तो यदि हम अर्ध समूह की या समुच्चय की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि इसमें संरचना या संगठन की कमी होती है। समूह का विशेष संगठन होता है, संरचना होती है, परंतु अर्ध समूह में इस संरचना की कमी पाई जाती है। साथ के साथ इसके जो सदस्य होते हैं, अर्ध समूह के जो सदस्य होते हैं, ये इसके अस्तित्व के प्रति कि वे इस समूह से संबंध रखते हैं ऐसा कोई उनमें हम कहें पहचान नहीं होती है। तो इसके सदस्य इसके अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। सामाजिक वर्गों, प्रस्थिति समूहों, आयु एवं लिंग समूहों, भीड़ को अर्ध समूह के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। तो विभिन्न सामाजिक वर्ग, विभिन्न प्रस्थिति समूह, इसी प्रकार आयु एवं लिंग समूह तथा भीड़, इन सभी को अर्ध समूह के उदाहरण के रूप में आपको याद रखना है। जैसा कि ये उदाहरण दर्शाते हैं, अर्ध समूह समय और विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं। तो यदि हम इन सभी उदाहरणों को देखते हैं, जैसे आयु एवं लिंग समूह या हम कहें परिस्थिति समूह या सामाजिक वर्ग, ये सभी प्रदर्शित करते हैं कि ये जो अर्ध समूह हैं, ये समय और विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर समूह का रूप भी धारण कर सकते हैं। उदाहरणार्थ यह संभव है कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित ना हो। ये संभव है कि किसी भी विशेष वर्ग की हम बात करें, जाति या समुदाय की बात करें, तो इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वे किसी विशेष सामूहिक निकाय के अंतर्गत अपने आप को ना संगठित रखते हों, लेकिन उनमें अभी हम की भावना आनी बाकी हो, यानी उनमें अभी तक अपने समूह के प्रति चेतना या हम की भावना नहीं आई हो, परंतु वर्ग और जाति ने समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक दलों को जन्म दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि वर्ग और जाति जो अर्ध समूह जिन्हें हम मान रहे हैं, उन्हीं के कारण समय रहते क्या हुआ है, कई राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं और ये राजनीतिक दल वास्तव में समूह के ही रूप में प्रदर्शित होते हैं। उसी प्रकार भारत के विभिन्न समुदायों के लोगों ने लंबे उपनिवेश विरोधी संघर्ष के साथ साथ अपनी पहचान एक सामूहिकता और समूह के रूप में विकसित की है। इसी प्रकार हम बात करते हैं भारत के अलग अलग समुदायों की, तो इन सभी समुदायों ने लंबे उपनिवेशी विरोध संघर्ष के साथ साथ, यानी इन सब ने उपनिवेशवाद का लंबे समय तक सामना किया, अपना संघर्ष जारी रखा, तो इसके साथ साथ अपनी एक पहचान एक सामूहिकता के रूप में इन्होंने विकसित की। एक राष्ट्र जिसका मिला जुला अतीत और साझा भविष्य है और उसके फलस्वरूप यानी उस उपनिवेशवाद का जो विरोध, जो संघर्ष का काल रहा, उसके फलस्वरूप ही ये विभिन्न समुदाय अंततः एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुए, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ और इस राष्ट्र का मिला जुला अतीत रहा और साझा भविष्य भी है। महिला आंदोलन ने महिलाओं के समूह और संगठनों का विचार सामने रखा। यदि हम बात करें महिला आंदोलनों की, ये महिला आंदोलनों ने ही वास्तव में महिलाओं के समूह और संगठनों की जो विचारधारा है उसको हमारे समक्ष रखा। ये सभी उदाहरण इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि किस प्रकार सामाजिक समूह उभरते हैं, परिवर्तित होते हैं और संशोधित होते हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण वास्तव में हमारा ध्यान इस और खींचते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक समूह धीरे धीरे उभरते हैं या निर्मित होते हैं, परिवर्तित और संशोधित भी होते हैं, यानी सामाजिक समूहों में समय के साथ धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन होता जाता है।
एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। यदि हम बात करें एक सामाजिक समूह की, तो उसमें कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक माना जाता है। तो ये विशेषताएं आपको ज़रूर याद रखनी है। सबसे पहले, निरंतरता के लिए दीर्घस्थायी अंतःक्रिया। तो निरंतरता में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। तो दीर्घस्थायी अंतःक्रिया समूह की एक बड़ी विशेषता है। दूसरी, इन अंतःक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान। ये अंतःक्रिया लंबे समय तक होती है, तो इनका एक स्थिर प्रतिमान जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तीसरा, अन्य सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत हो। तो जो भी समूह से संबंधित लोग होते हैं, उन सब में अपनी एक सी पहचान बनाने के लिए एक अपनत्व की भावना पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो समूह का प्रत्येक व्यक्ति होता है, वो समूह के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति अत्यधिक सचेत रहता है, उन सभी का पालन करता है। साझी रुचि, और समूह की एक विशेषता साझी रुचियों का पाया जाना भी होता है। सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सामान्य जो भी मानक हैं, मूल्य हैं समूह के, उन सभी को अपनाना, उन सभी को स्वीकार करना। और एक परिभाषित संरचना, प्रत्येक समूह की एक संगठित, एक परिभाषित संरचना भी होती है। यहाँ सामाजिक संरचना का अर्थ व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच नियमित और बार बार होने वाली अंतःक्रिया के प्रतिमानों से है। तो जब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की, तो सामाजिक संरचना का जो अर्थ है वो व्यक्तियों और समूहों के मध्य जो लगातार अंतःक्रिया होती है, उसका जो एक नियमित प्रतिमान बन जाता है, उसी से यहाँ आशय है सामाजिक संरचना का। अतः एक सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। तो इस प्रकार हम एक सामाजिक समूह को परिभाषित कर सकते हैं कि सामाजिक समूह का तात्पर्य है निरंतर अंतःक्रिया करने वाले वे व्यक्ति जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। यानी उन सभी की समान कुछ ना कुछ रुचियाँ, कुछ समान संस्कृति, मूल्य और मानक पाए जाते हैं। बच्चों, अब आपको एक क्रियाकलाप करना है, बहुत ही हम कहे रुचिपूर्ण क्रियाकलाप है, आप इसे अवश्य कीजिएगा। तो एक नाम ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत उपयुक्त है। तो यहाँ कई सारे शीर्षक दिए गए हैं और प्रत्येक शीर्षक के अनुसार आपको एक नाम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जाति से संबंधित आपको कुछ करना है। तो एक जाति विरोधी आंदोलन, किसी जाति विरोधी आंदोलन का आपको नाम पता करना है। इसी प्रकार जाति पर आधारित एक राजनीतिक दल। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में क्या जाति पर आधारित राजनीतिक दल है, और यदि है तो आपको उनमें से किसी एक का नाम पता करना है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ग की। तो एक वर्ग पर आधारित आंदोलन, तो क्या कभी वर्ग आधारित आंदोलन हुआ है, और यदि हुआ है तो उसका क्या नाम रहा, यह आपको पता करना है। इसी प्रकार वर्ग पर आधारित एक राजनीतिक दल, तो क्या वर्ग पर आधारित राजनीतिक दल का भी निर्माण हुआ है, यदि हुआ है तो कौन सा। उसके बाद महिलाएं, तो एक महिला आंदोलन का आपको पता लगाना है, उसका नाम और वो कब हुआ, ये आपको जानकारी जुटानी है। इसी प्रकार एक महिला संगठन, तो कौन से महिला संगठन कार्य कर रहे हैं, उनमें से किसी एक का नाम आपको पता करना है। जनजाति के संदर्भ में एक जनजाति आंदोलन, तो कोई ना कोई जनजाति आंदोलन हमारी इतिहास में अवश्य हुए हैं, तो उनमें से किसी एक जनजाति आंदोलन का नाम आपको पता करना है। एक जनजाति या जनजातियों पर आधारित राजनीतिक दल, तो जनजाति या जनजातियों पर आधारित भी कोई राजनीतिक दल यदि हैं तो उसका नाम भी पता करना है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो एक पर्यावरण संबंधी
आंदोलन, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कोई पर्यावरण संबंधी आंदोलन कभी चला है, इस आंदोलन का आपको नाम पता करना है। और एक पर्यावरण संबंधी संगठन, इसी प्रकार क्या कोई पर्यावरण संबंधी संगठन किसी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहा है, यदि हाँ तो उसका नाम भी आपको पता करना है। चर्चा करें कि क्या ये सभी शुरुआत से ही सामाजिक समूह थे, और यदि कुछ नहीं थे तो किस बिंदु पर समाजशास्त्रीय समझ के आधार से हम इनके लिए सामाजिक समूह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं ये जुटाने के बाद आपको अपने साथियों से चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है कि ये जो विभिन्न नाम आपने जुटाए, क्या ये शुरू से ही एक सामाजिक समूह की विशेषताएं रखते थे, और यदि ऐसा है या यदि हम आज इन्हें समाजशास्त्रीय आधार पर समूह का नाम दे सकते हैं, तो इनकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इन्हें एक समूह बनाती हैं। समूहों के प्रकार, तो अब हम बच्चों चर्चा करेंगे समूहों के प्रकारों की। समूहों पर आधारित इस विभाग के अध्ययन से आप जानेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने समूहों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो आगे जो अब हम भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो इस भाग के अध्ययन से आप ये जानेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा, विभिन्न मानव शास्त्रियों द्वारा समूहों को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अधिकतर मामलों में वे परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने समूह बनने के तरीकों में अंतर को दिखाते हैं। तो आगे जो हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से अधिकतर वर्गीकरणों में आप देखेंगे कि जो परंपरागत और छोटे समाज रहे और आधुनिक और बड़े समाज रहे, इन दोनों प्रकार के समाजों में समूह बनने के तरीकों में अंतर रहा है, और ये वर्गीकरण इस अंतर को स्पष्टतः सामने रखते हैं। परंपरागत समाजों में नज़दीकी, घनिष्ठ, आमने सामने की अंतःक्रिया होती है, और आधुनिक समाजों में अवैयक्तिक, अनासक्त, दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। तो ये खास अंतर तो हमें याद ही रखना है कि हम परंपरागत समाजों की यदि चर्चा करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही नज़दीकी और घनिष्ठ अंतःक्रिया हुआ करती थी। लोगों में मेल जोल काफ़ी अधिक था, आमने सामने की अंतःक्रिया हुआ करती थी। और आज के जो आधुनिक समाज हैं, जब हम उनकी चर्चा करते हैं तो स्पष्ट है कि इन आधुनिक समाजों में अवैयक्तिक और अनासक्त, साथ ही साथ काफ़ी दूरस्थ अंतःक्रियाएं होती हैं। वे इसी अंतर से प्रभावित हुए थे, तथापि पूर्णतः विरोधाभास शायद वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। तो जो मुख्य मानव शास्त्री या समाजशास्त्री रहे, वे इन अंतरों से काफ़ी प्रभावित हुए कि हाँ, परंपरागत समाज और आधुनिक समाज के समूहों में ये स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि बिल्कुल विरोधाभासी स्थितियां रही दोनों समाजों में, तो यह तथ्य वास्तव में सटीक नहीं है और ये वास्तविकता का सही प्रकार से वर्णन नहीं कर पाता है। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह, तो अब वर्गीकरण में से सबसे पहले हमें चर्चा करनी है प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह की। वे सभी समूह जिनसे हम संबंधित होते हैं हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सभी कई सारे समूहों से संबंधित होते हैं, लेकिन वे सभी समूह हमारे लिए समान रूप से महत्व नहीं रखते हैं। कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों के वैयक्तिक साहचर्य में लाते हैं। हमारे जीवन में कुछ समूह ऐसे होते हैं जो हमें या हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करते हैं और दूसरों के वैयक्तिक साहचर्य में लाते हैं, यानी दूसरों से मेल मिलाप को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से है जो घनिष्ठ, आमने सामने की मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि वास्तव में प्राथमिक समूह कैसे होते हैं। तो प्राथमिक समूह लोगों का एक ऐसा समूह होता है, छोटा समूह जो घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिसमें आमने सामने का मेल मिलाप या आमने सामने की अंतःक्रिया होती है और सहयोग काफ़ी अधिक
होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है। तो यह स्पष्ट ही है कि जो प्राथमिक समूह है उसके सभी सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता होने की जो भावना है वो पाई जाती है। परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह प्राथमिक समूहों के उदाहरण हैं। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि परिवार हुआ, ग्राम हुआ और इसी प्रकार हमारे जो मित्र मंडली या मित्रों का समूह होता है, ये प्राथमिक समूह के ही उदाहरण होते हैं। तो अब जरा सोच के देखिए, परिवार, ग्राम और मित्र मंडली बिल्कुल छोटा समूह होता है, हम उनके सदस्यों को आसानी से गिन सकते हैं और इसी प्रकार उनमें काफ़ी घनिष्ठ जो संबंध है वो पाए जाते हैं, सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे से काफ़ी अधिक घनिष्ठता से अंतर्क्रिया करते हैं। द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। इसके तुलना में यानी प्राथमिक समूहों की तुलना में जो द्वितीयक समूह होते हैं वो आकार में निश्चित ही काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी अंतःक्रिया अलग होती है, औपचारिक अंतःक्रिया या अवैयक्तिक प्रकार की अंतःक्रिया यहाँ पर पाई जाती है। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख। खास बात ये है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं ये व्यक्ति उन्मुख होते हैं, यानी व्यक्ति महत्व रखता है उनमें, जबकि जो द्वितीयक समूह होते हैं वो लक्ष्य उन्मुख होते हैं, यानी सिर्फ लक्ष्य वहाँ महत्व रखता है। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वितीयक समूहों के उदाहरण हैं। तो कोई भी सरकारी कार्यालय या हम कहें निजी कार्यालय रहा लोगों का, या विद्यालय हुआ या अस्पताल हुआ या छात्र संघ हुए, इस प्रकार के समूह द्वितीयक समूह के उदाहरण होते हैं। समुदाय एवं समाज अथवा संघ। तो अब हम बात करेंगे समुदाय एवं समाज तथा संघ की। समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक वैयक्तिक, घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, जहाँ एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। तो समुदाय की यदि हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य ऐसे मानव संबंधों से होता है जो काफ़ी वैयक्तिक होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, चिरस्थायी यानी लंबे समय तक बने रहने वाले होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की जो भागीदारी होती है वो सच्चे मित्रों या जो सुगठित समूह हैं उनमें परिवार जितनी महत्वपूर्ण तो नहीं होती है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब बच्चों आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप फिर से करना है और ये क्रियाकलाप क्या है, किसी ऐसे संघ के ज्ञापन की प्रति एकत्रित करें जिसे आप जानते हैं या जिसके बारे में खोज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक निवासी कल्याण संघ, एक महिला संघ, एक स्पोर्ट्स क्लब। तो ये संघ के उदाहरण हैं। तो इनमें से किसी प्रकार के संघ के आप ज्ञापन की प्रति एकत्रित कर सकते हैं। आपको इसके लक्ष्यों, उद्देश्यों, सदस्यता और नियंत्रित करने वाले अन्य नियमों की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। इसकी एक बड़ी पारिवारिक सभा से तुलना कीजिए। तो यदि आप इनमें से किसी भी संघ के ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त कर पाते हैं तो आपको उस संघ की कई सारी जानकारी प्राप्त होगी, जैसे उस संघ का कुछ विशेष लक्ष्य, उसके उद्देश्य, उसकी सदस्यता और क्या नियम उस संघ के लोगों पर या सदस्यों पर लगाए जाते हैं, वो सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इस संघ के सभी नियमों की, सभी मानकों की जो जानकारी है उसकी तुलना आप एक बड़ी पारिवारिक सभा से कर सकते हैं और ये सारी चर्चा आप अपने साथियों के साथ में ज़रूर कीजिए। आप यह भी देख सकते हैं कि कई बार एक औपचारिक समूह के सदस्यों की अंतःक्रिया समय बीतने के साथ अधिक घनिष्ठ हो जाती है और बिल्कुल परिवार और मित्रों की तरह हो जाती है। उपरोक्त बात इस बिंदु को सामने लाती है कि संकल्पनाएं अडिग और स्थिर नहीं हैं, बल्कि ये तो समाज और इसके परिवर्तनों को समझने की चाबियां अथवा साधन है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बच्चों आपको पता चल
चलती है कि जब हम देखते हैं किसी भी संघ या समूह की अंतःक्रिया को, तो कई बार होता है कि जो औपचारिक समूह हैं, जब वे लगातार लंबे समय तक बने रहते हैं और ये जो समूह होते हैं, इन समूह के सदस्य लंबे समय तक अंतःक्रिया करते रहते हैं, तो समय बीतने के साथ उस समूह के सदस्यों की अंतःक्रिया भी काफ़ी घनिष्ठ हो जाती है और बिल्कुल परिवार और मित्रों की तरह ही बन जाते हैं। और यह जो बिंदु है, ये वास्तव में इस तथ्य को सामने रखता है कि ये जो संकल्पनाएं होती हैं, जैसे समूह में जो प्रकारों की संकल्पनाएं हैं, ये अडिग और स्थिर नहीं होती हैं, अपितु ये प्रदर्शित करती हैं समाज और समाज के परिवर्तनों को। और समाजशास्त्री मानते हैं कि समाज के परिवर्तनों को समझने की ये एक प्रकार की चाबियां हैं, जिनकी सहायता से हम सामाजिक परिवर्तनों को आसानी से समझ सकते हैं। समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विपरीत है, विशेषतः आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्टतः अवैयक्तिक, बाहरी और अस्थायी संबंध। तो समाज या संघ का जो तात्पर्य है वो समुदाय के काफ़ी विपरीत है, बिल्कुल अलग है। और ख़ासकर जो आधुनिक जो जीवन है, नगरीय जीवन है, उसमें जिस प्रकार के अवैयक्तिक, बाहरी और अस्थायी संबंध देखने को मिलते हैं, तो यह परिवर्तन और स्पष्ट हो जाता है। वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपातुला, युक्ति संगत एवं निजी हितों के अनुसार हो। तो यदि हम बात करते हैं वाणिज्य की, उद्योग की, वहाँ की यह विशेष आवश्यकता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से काफ़ी सीमित मात्रा में हो, यानी नपातुला हो, युक्ति संगत हो, यानी विशेष कारणों के तहत ही हो, और निजी हितों के अनुसार हो, यानी एक व्यक्ति का दूसरे से जितना निजी हित हो उतना ही उसका दूसरे व्यक्ति से व्यवहार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। तो आधुनिक नगरीय जीवन शैली की हम बात करें, उद्योग और वाणिज्य की हम बात करें, तो वहाँ हम एक दूसरे को वास्तव में जानने की अपेक्षा एक दूसरे के साथ सिर्फ एक प्रकार का करार या समझौता ही करते हैं। आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं और संघ व द्वितीयक समूह को समतुल्य मान सकते हैं। तो ये जो चर्चा है समुदाय की और संघ की, तो यहाँ आप ध्यान रखें कि जो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह हमने अभी अभी पढ़े हैं, तो वास्तव में आप समुदाय को तो प्राथमिक समूह के समान रख सकते हैं और जो संघ है उसको द्वितीयक समूह के ही समतुल्य रख सकते हैं। अंतः समूह एवं बाह्य समूह। अब हमें चर्चा करनी है दो अन्य प्रकार के समूहों की, अंतः समूह तथा बाह्य समूह। संबंधित होने की भावना अंतः समूह की पहचान बनाती है। तो जब हम अंतः समूह की चर्चा करते हैं तो उससे संबंधित होने की जो भावना है, यही अंतः समूह की पहचान होती है। यह भावना हमें या हमको उन्हें या वे से अलग करती है। तो खास बात ये है कि ये जो भावना है वो हमें या हमको उन्हें या उनसे अलग करती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतः समूह बना सकते हैं। तो किसी विशेष स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वालों के विरुद्ध एक अंतः समूह का निर्माण कर सकते हैं। इसके विपरीत एक बाह्य समूह वह होता है जिससे एक अंतः समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते हैं। तो जैसा कि नाम इंगित कर रहा है, बाह्य समूह एक ऐसा समूह है जिससे कि अंतः समूह के सदस्यों का संबंध नहीं होता है। एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंतः समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक जो बाह्य समूह के सदस्य हैं, उन्हें अंतः समूह के सदस्यों की ओर से विपरीत या विरोधी व्यवहार का, प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है। तो ये बात याद रखेंगे बच्चों कि किसी भी स्थान विशेष में जो प्रवासी होते हैं, उन प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह ही माना जाता है।
हालांकि यहाँ भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं की वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। यद्यपि इस संबंध में भी आप याद रखेंगे कि कौन संबंधित है किसी समूह से और कौन संबंधित नहीं है, इसकी भी परिभाषा समाज और समय के जो संदर्भ हैं उनके बदलने के साथ साथ काफ़ी बदलती है। प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने 1948 में रामपुरा में जनगणना करते समय देखा कि किस प्रकार नए और पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया गया था। वे लिखते हैं, तो प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का लेखन, उनकी लेखन का एक हिस्सा अभी हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने जब 1948 में रामपुरा गांव में जनगणना का कार्य किया तो उन्होंने इस चीज़ को स्पष्टतः देखा कि कैसे नए और पुराने प्रवासियों के मध्य वहाँ अंतर किया जाता था। तो वे लिखते हैं, मैंने ग्रामीणों को दो कथनों का प्रयोग करते सुना जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हुए। नए प्रवासियों का लगभग तिरस्कृत रूप से नन्हे मुन्ने बंदावरतु, कल या परसों आए हुए कहकर वर्णन किया जाता था, जबकि पुराने प्रवासियों का वर्णन अरशेयंदा बंदावारू, बहुत पहले आए हुए, या खादिम कुलागालू, पुराने वंश के रूप में किया गया था। श्रीनिवास 1996। तो यह जो विचार है ये श्रीनिवास की पुस्तक में 1996 में लिखा गया कि जब उन्होंने रामपुरा गांव की जनगणना का कार्य किया तो वहां उन्होंने देखा कि वहां के जो ग्रामीण थे वो दो कथनों का उपयोग करते थे। नए प्रवासियों को तिरस्कृत रूप से नन्हे मुन्ने बंदावरतु कहा जाता था, यानी कल या परसों आए हैं ये तो नन्हे मुन्ने बंदावरतु हैं। और वहीं जो पुराने प्रवासी थे उनके लिए अलग कथन कहा जाता था, अरशेयंदा बंदावारू, यानी बहुत पहले आए हुए, या फिर उन्हें कहा जाता था खादिम कुलागालू। ये नाम दिए जाते थे जो पुराने प्रवासी थे उनको। बच्चों, पुनः आपको एक क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप क्या है देखते हैं। दूसरे देशों में या हमारे अपने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले प्रवासियों के अनुभवों के बारे में पता लगाएं। तो दूसरे देशों में या हमारे अपने देश के अलग अलग भागों में जो प्रवासी लोग रहते हैं उनके अनुभवों के बारे में पता लगाएं। आप यह जानेंगे कि समूहों में संबंध बदलते और रूपांतरित होते रहते हैं। एक बाह्य समूह के सदस्य माने जाने वाले लोग अंतर समूह के सदस्य बन जाते हैं। क्या आप इतिहास में इस प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में पता लगा सकते हैं? वास्तव में जब आप प्रवासियों पर निरीक्षण करेंगे या उनकी स्थितियों को देखेंगे तो आप जानेंगे कि समूहों में ये संबंध बदलते रहते हैं। जो एक समूह की हम बात करें जिसे शुरुआत में बाह्य समूह का सदस्य माना जा सकता है, धीरे धीरे वही लोग अंतर समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो वास्तव में आपको इतिहास में कुछ ऐसी घटनाओं का पता लगाना है, यानी कब ऐसा हुआ कि जो प्रवासी थे उन्हें धीरे धीरे बाह्य समूह की जगह अंतर समूह का सदस्य ही मान लिया गया। संदर्भ समूह। अब हम चर्चा करेंगे संदर्भ समूह की। किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो यदि हम ये चर्चा करें कि एक समूह जब दूसरे समूहों को देखता है या एक समूह के सदस्य जब दूसरे समूहों पर दृष्टि डालते हैं तो कई बार उनकी ऐसे समूहों पर नज़र जाती है जिन्हें वे आदर्श समूह मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। तो ऐसे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है, ऐसे समूहों को ही संदर्भ समूह का नाम दिया जाता है। हम अपने संदर्भ समूहों से संबंधित नहीं होते हैं, पर हम अपने आप को उस समूह से अभी निर्धारित अवश्य करते हैं। तो हम संदर्भ समूहों से वास्तव में संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को उसी समूह से अभी निर्धारित करते हैं, यानी उस समूह के अनुसार स्वयं के जो जीवन शैली है या विचार हैं उनको संशोधित करते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली,
महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो ये जो संदर्भ समूह हैं, ये संस्कृति के, जीवन शैली के, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति की जो जानकारी है, इन सभी को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। औपनिवेशिक समय में कई मध्यवर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। तो यहाँ स्पष्ट है कि उस दौरान यानी औपनिवेशिक काल में इन मध्यवर्गीय भारतीयों के लिए जो अंग्रेजों का समूह था वो संदर्भ समूह का कार्य कर रहा था। इस प्रकार इन्हें महत्वाकांक्षा रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था। तो इस प्रकार इन मध्यवर्गीय लोगों के लिए जो अंग्रेज जिनमें बहुत अधिक महत्वाकांक्षा थी, उनको एक संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था। परंतु यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड थे। परंतु ये जो प्रक्रिया थी अंग्रेजों को संदर्भ समूह मानने की, यह लिंग भेद पर आधारित थी। पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड देखे जाते थे। अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह भोजन करना चाहते थे। तो उस दौरान जो मध्यवर्गीय भारतीय पुरुष थे वे बिल्कुल अंग्रेज पुरुषों की तरह ही पोशाक या वस्त्र धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह का भोजन करना चाहते थे। परंतु वे यह चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें। साथ के साथ वे यह भी चाहते थे कि भारतीय महिलाओं का रहन सहन बिल्कुल भारतीय ही होना चाहिए, अंग्रेज महिलाओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। या वे यह आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें पर बिल्कुल उनकी तरह ना बने। या फिर हम कह सकते हैं कि वे यह मानते थे कि थोड़ा बहुत कुछ रहन सहन वे भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल उनकी तरह वे न बने। क्या आप इसे आज भी वैध मानते हैं? तो क्या इस तरीके के विचार को आप आज भी वैध मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आज भी समाज में इस प्रकार का दृष्टिकोण व्याप्त है? तो आप चर्चा कीजिए अपने साथियों से और पता कीजिए। समवयस्क समूह। तो बच्चों अब हमें बात करनी है समवयस्क समूह की। यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के बीच बनता है। तो एक प्रकार का प्राथमिक समूह माना जाता है जो कि समान आयु के व्यक्तियों के मध्य या फिर सामान्य व्यवसाय समूह के जो लोग हैं उनके मध्य बनता है। समवयस्क दबाव से तात्पर्य अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो समवयस्क दबाव या पीयर प्रेशर एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि जो समवयस्क साथी होते हैं वे एक व्यक्ति विशेष पर सामाजिक दबाव डालते हैं, उसके व्यवहार में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए को लेकर। क्रियाकलाप। अब बच्चों आपको पुनः एक क्रियाकलाप करना है। क्या आपके मित्र या आपके आयु समूह के लोग आपको प्रभावित करते हैं? तो आपको पता करना है कि क्या आपके मित्र या आपके आयु समूह के लोग आपको किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्या आप अपने कपड़ों, व्यवहार, अपनी पसंद के संगीत, अपनी पसंद की फिल्मों के बारे में उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से कोई सरोकार रखते हैं? तो क्या आपको फ़र्क पड़ता है जब आपके साथी आपके कपड़ों, व्यवहार, आपकी पसंद के संगीत, आपकी पसंद की फिल्मों आदि के बारे में स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करते हैं? तो ये चीज़ आप पर प्रभाव डालती है या नहीं डालती है? क्या आप इसे सामाजिक दबाव मानते हैं? चर्चा कीजिए। और यदि ये सभी चीज़ों का आपका जो चुनाव है वो साथियों की स्वीकृति और अस्वीकृति से प्रभावित होता है, तो क्या आप इसे एक प्रकार का सामाजिक दबाव मानते हैं? ये सारी चर्चा आपको अपने साथियों से करनी है। तो बच्चों आज का ये जो दूसरे अध्याय का दूसरा भाग था उसमें हमने चर्चा करी समूहों के प्रकारों के बारे में, हमने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों को जाना। उसी प्रकार हमने समुदाय
की और संघ की चर्चा की। इसके बाद हमने अंतः समूह और बाह्य समूह की भी चर्चा की और हमने संदर्भ समूह तथा समव्यय समूहों के बारे में भी जाना। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने इस अध्याय को जारी रखेंगे हमारे अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।